गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक है वो है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। इस यूनिट में हमने खास तौर से जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब बेसिक कंसेप्ट हैं, यानी समाज शास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, समाज, समिति, संस्था, समुदाय, उन सब के बारे में हमने यहाँ पढ़ने की कोशिश की है। उसी में से एक और अवधारणा है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। अगर ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाते हैं इस यूनिट में जितने भी हैं, तो हमें समाजशास्त्र विषय को समझने में आसानी होगी। इसीलिए सामाजिक अवधारणाओं से संबंधित या समाजशास्त्रीय अवधारणाओं से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं, लेक्चर हैं, उनको बहुत ध्यान से देखिएगा और उन सब के अर्थ को और उनके अंतर को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्राथमिक समूह क्या है, द्वितीयक क्या है, संदर्भ समूह क्या है, समिति क्या है, संस्था क्या है। ये सब अगर आपने अच्छे से समझ लिए तब आपको इस प्रश्न पत्र को समझने में या समाजशास्त्र को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना से अगर हम अर्थ निकालने की कोशिश करें तो समाज की संरचना, और संरचना यानी ढांचा। अगर मोटे तौर पर मैं एक रफली समाजशास्त्रीय भाषा में बात नहीं करूं तो संरचना का मतलब होता है ढांचा। जब आप जैसे आप किसी बिल्डिंग को देख के कहते हैं कि ये इस बिल्डिंग का ढांचा है। जब आपको कोई मकान, दुकान या कोई भी बिल्डिंग बनानी होती है, घर बनाना हो या दुकान, ऑफिस, मॉल, कुछ भी बनाना हो, तो आप उसका एक ढांचे की रूपरेखा तैयार करते हैं कि इसमें ये होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, क्या डिजाइन होगा। तो वो जो होता है वो स्ट्रक्चर यानी ढांचे को हम जिसे आम भाषा में आप ढांचा कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर और वैसे हिंदी में संरचना कहते हैं। चलिए, अब संरचना का प्रयोग सबसे पहले जो है जीव विज्ञान में हुआ, यानी बायोलॉजी में हुआ, और वहीं से समाजशास्त्र में लिया गया। तो संरचना की अवधारणा समाजशास्त्र के क्षेत्र में मूलतः कहाँ से आई? जीव विज्ञान से। और जीव विज्ञान में भी चार्ल्स डार्विन ने सर्वप्रथम इसको व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको समाजशास्त्र में प्रयोग किया। यानी अगर आए कि सामाजिक संरचना शब्द की अवधारणा या संरचना शब्द की अवधारणा समाजशास्त्र में सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त की, तो आपका उत्तर होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसलिए इन्हें सामाजिक डार्विनवादी यानी सोशल डार्विनिस्ट कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन के ही संरचना के कंसेप्ट को उन्होंने जीव संरचना यानी बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बात की थी। तो वहीं से इन्होंने ड्रा किया और सोशल स्ट्रक्चर की बात की, जीव संरचना की जगह सामाजिक संरचना की बात की हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसलिए इनको सोशल डार्विनिस्ट कहा जाता है। सामाजिक संरचना का अर्थ क्या होता है? बेसिकली अगर देखें तो कि जब विभिन्न सामाजिक इकाइयां, विभिन्न छोटी और बड़ी सामाजिक इकाइयां, जैसे प्रायस्थिति मतलब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रायस्थिति एवं भूमिका है, स्टेटस एंड रोल है ना। तो प्रायस्थिति वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहां मैं बता देती हूँ। प्रायस्थिति व्यक्ति या उसके पद को कहते हैं। मतलब प्रायस्थिति मतलब पद। एक व्यक्ति अनेक पद धारण करता है, अनेक परिस्थितियों का स्वामी होता है। एक समय में वो पिता भी है, भाई भी है, पुत्र भी है, किसी फर्म का हो सकता है मालिक हो, कहीं नौकरी करता हो, किसी क्लब का सदस्य हो, राजनीतिक दल का सदस्य हो। तो ये जो सारे हैं ये उसके पद हैं, यानी ये उसकी परिस्थितियां हैं, ठीक है, स्टेटस है। तो सामाजिक इकाइयां जैसे परिस्थिति है, समूह, समिति, संस्था, समाज व्यवस्था, भूमिका इत्यादि के मध्य पाए जाने वाली क्रमबद्धता सामाजिक संरचना कहलाती है, जिसकी अभिव्यक्ति समाज के रूप में होती है। यानी इन सब सामाजिक इकाइयों से जो भी समूह बनते हैं, समूह, समिति, संस्था, सामाजिक व्यवस्था, ये सब इनकी क्रमबद्ध व्यवस्था से समाज की संरचना होती है, और ये संरचना समाज को अभिव्यक्त करती है। यानी इन सबको अगर मिला दिया जाए, क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से कर दिया जाए, तो जो संरचना तैयार होगी उसे हम समाज की संरचना कहते हैं, यानी सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो समाज की विभिन्न छोटी बड़ी इकाइयां यानी सूक्ष्म और बृहद इकाइयों को की क्रमबद्ध व्यवस्था से निर्मित ढांचे को आप सामाजिक संरचना कहते हैं, और जिसकी अभिव्यक्ति हम समाज के रूप में
करते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं, उस पर नजर डालते हैं। जैसे टालकट पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना को अंतर संबंधित संस्थाओं, सामाजिक अभिकरणों, सामाजिक प्रतिमानों एवं परिस्थिति भूमिका की विशिष्ट क्रमबद्धता माना है। ये ऑलमोस्ट वैसी ही डेफिनेशन है जो कि हमने इन जनरल सेंस में पढ़ी थी कि सामाजिक संरचना क्या है। जितनी भी संस्थाएं हैं, अभिकरण हैं, प्रतिमान है, नॉर्म्स हैं, परिस्थिति स्टेटस एंड रोल है, इन सब की अगर इन सबको व्यवस्थित रूप से या अंतर संबंधित कर दिया जाए, क्रमबद्ध कर दिया जाए, तो जो तैयार होगा वो सामाजिक संरचना है। मॉरिस गिन्सबर्ग कहते हैं कि समूह के विभिन्न प्रकारों, समितियों, संस्थाओं की जटिलता को सामाजिक संरचना कहा उन्होंने। कि समूह के यानी विभिन्न प्रकार के समूह, समितियां, संस्थाएं, इन सब की जटिलता को सामाजिक संरचना कहते हैं। रॉल्फ लिंटन परिस्थिति एवं भूमिका के क्रमबद्ध समुच्चय को सामाजिक संरचना कहते हैं। परिस्थिति मतलब जैसे मैंने अभी कहा, पद, मनुष्य को जो समाज में पद प्राप्त है वो परिस्थिति है, चाहे वो अर्जित है चाहे वो प्रदत्त है। तो परिस्थिति यानी पद जो है, और उन पद के अनुसार मनुष्य कोई ना कोई रोल परफॉर्म करता है, भूमिका करता है। तो परिस्थिति और भूमिका का जो समुच्चय है, उनका जो जाल है, उनसे समाज की संरचना तय होती है। नेक्स्ट है एंथनी गिडिंस ने व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच अंतःक्रिया के स्वरूपों को सामाजिक संरचना की संज्ञा दी। व्यक्ति हो या समूह हो, वो आपस में जो अंतःक्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं, उन अंतःक्रिया के विभिन्न जो स्वरूप है, उनसे समाज की संरचना तय होती है। ठीक है, तो अलग अलग समाज वैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से सामाजिक संरचना को परिभाषित किया, लेकिन संक्षेप में देखें तो समाज की संरचना क्या है? समाज की विभिन्न छोटी और बड़ी, सूक्ष्म और बृहद इकाइयों की क्रमबद्ध व्यवस्था से निर्मित होती है और जिसके समग्र रूप को हम समाज की संज्ञा देते हैं। ठीक है, चलिए, ये जो अभी हमने बोला उसी को हमने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रस्तुत करने की कोशिश की चित्र के माध्यम से। जैसे समाज की संरचना में सबसे छोटी इकाई जो है, सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परिस्थिति यानी व्यक्ति, पद। तो परिस्थिति या व्यक्ति, फिर समूह, समूह से समुदाय, समिति, संस्था, और सबसे बड़ा जो सामाजिक संरचना है वो है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे सूक्ष्म या सबसे छोटी इकाई क्या है संरचना की? व्यक्ति या परिस्थिति, और सबसे बड़ी है क्या है? संगठन। यानी इन सबके संयोजन से समाज की संरचना बनती है। समूह बनते हैं, समुदाय, समिति, संस्था, संगठन, और इन सबकी आपस में क्रमबद्ध व्यवस्था को ही समाज की संरचना कहते हैं। अब कुछ विशेषताएं कह सकते हैं हम सामाजिक संरचना की, आवश्यक तत्व कह सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले निर्मायक इकाइयां यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो समाज की संरचना को बनाती हैं, वो इकाइयां। जैसे अभी हमने कहा सूक्ष्म इकाई और बृहद इकाई यानी छोटी इकाइयां और बड़ी इकाइयां। सबसे छोटी इकाई क्या थी? व्यक्ति, और सबसे बड़ी संगठन। उसके अलावा समूह, समिति, समुदाय, संस्था, है ना। तो छोटी से बड़ी सभी इकाइयां जो है वो क्या है? इसकी निर्मायक इकाइयां यानी इसको निर्मित करने वाली इकाइयां। खंड और उपखंड, पार्ट्स एंड सब पार्ट्स, हर इकाई के कुछ भाग होंगे, अंग होंगे, और कुछ उप अंग होंगे या उपखंड होंगे। तो पार्ट्स एंड सब पार्ट्स होंगे। तीसरा, वो जितने भी पार्ट्स हैं, अंग हैं, खंड हैं, उन सबके मध्य अंतर संबंधित यानी इंटर रिलेशन होगा। वो सभी खंड आपस में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होंगे यानी अरेंज्ड होंगे, एक विशिष्ट ऑर्डर में, एक विशिष्ट क्रम में उनमें अरेंजमेंट होगी, क्रमबद्धता होगी। फिर खंडों का सापेक्ष स्थायी, जो पार्ट्स हैं संरचना के, जो अंग हैं, वो सब आपस में सापेक्षिक रूप से यानी तुलनात्मक रूप से स्थायी होंगे। ऐसा नहीं है कि वो समाप्त नहीं होते, लेकिन उनका स्थान दूसरी इकाइयां लेती चली जाती हैं। एक इकाई, जैसे एक समूह का एक सदस्य, या जब कोई सदस्य समाप्त हो जाता है, मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसका स्थान दूसरी इकाई ले लेती है। तो रिलेटिवली सापेक्षिक रूप से स्थायित्व होता है ना। परिवर्तनशील प्रकृति है, तो जो सामाजिक संरचना है उसकी प्रकृति परिवर्तनशील है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे परिवार है, तो परिवार की इकाइयां जो हैं वो सापेक्षिक रूप से स्थायित्व है, लेकिन एक किस मृत्यु के बाद नेक्स्ट सदस्य उसका स्थान ले लेता है।
ठीक है। तो चेंजिंग करेक्टर है। आपने देखा कि परिवार की जो संरचना है वो बदलती रहती है। पहले विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिलीज थी, फिर जॉइंट फैमिलीज या संयुक्त परिवार, फिर न्यूक्लियर फैमिलीज आई यानी एकाकी परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे आ गए, और फिर उसके बाद अब सिंगल पेरेंटहुड, माता और बच्चे या पिता और बच्चे। इस तरह से जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, वो चेंज होता जा रहा है सदस्यों के आधार पर, उनकी भूमिकाओं के आधार पर। तो हम कहते हैं कि सामाजिक संरचना की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। संरचना की विभिन्न इकाइयों के मध्य प्रकार्यात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी। क्या होती है फंक्शनल यूनिटी? स्ट्रक्चर की जितनी भी यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, छोटी और बड़ी, परिवार है, समूह है, समिति है, संस्था, जितने भी, तो ये जो विभिन्न इकाइयां हैं इनके मध्य फंक्शनल यूनिटी होती है, यानी ये एक दूसरे से उपयोगिता की दृष्टि से जुड़े रहते हैं, है ना। कोई ना कोई इन सबकी भूमिका समाज में सकारात्मक होती है, कोई ना कोई रोल अवश्य परफॉर्म करते हैं, और जब ये रोल परफॉर्म करते हैं तो समाज में बैलेंस या संतुलन बना रहता है। तो संरचना की विभिन्न इकाइयों के मध्य फंक्शनल यूनिटी होना, प्रकारात्मक एकता होना, यानी ये सभी इकाइयां समाज में कोई ना कोई जो है पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं या सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करती हैं, और आपस में एक दूसरे से क्रमबद्ध अंतर संबंधित होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम सामाजिक संरचना के प्रकारों की। सामाजिक संरचना के हम यहाँ पर एक दो प्रकारों की चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हैं रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने दो प्रकार के स्ट्रक्चर की चर्चा की कि सामाजिक संरचना के दो प्रकार बताए। कौन कौन से? पहला आदर्शात्मक नॉर्मेटिव सोशल स्ट्रक्चर, और दूसरा वास्तविक यानी एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर। नॉर्मेटिव या आदर्शात्मक संरचना क्या है? यह सामान्य सामाजिक संरचना एक जर्नल सोशल स्ट्रक्चर है। जैसे परिवार की संरचना, परिवार की संरचना में जब माता पिता या पति पत्नी और उनके बच्चे हों तो ये आदर्शात्मक है कि एक परिवार की कल्पना हम कैसे करते हैं कि परिवार का मतलब माता पिता या पति पत्नी और उनके बच्चे, माता पिता और उनके बच्चे यानी या पिता पति पत्नी और उनके बच्चे होने चाहिए। ये एक आदर्श फॉर्म है किसी सामाजिक मतलब एक परिवार की सामाजिक संरचना की। तो परिवार की संरचना में, क्योंकि परिवार निर्मित होता है पति पत्नी और उनके संभावित संतानों से या उनके बच्चों से, तो परिवार की जो आदर्श स्थिति है या आदर्श संरचना है वो क्या है? पति पत्नी और उनके बच्चे। ठीक, तो ऐसी संरचना जो आदर्शात्मक है, परिवार की ऐसी संरचना जो आदर्शात्मक है। वास्तविक, लेकिन जो रियल में ये तो है कि ऐसा होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव है पारिवारिक सामाजिक संरचना। लेकिन जो एक्चुअल में या रियल में वास्तविक में होती है वो क्या है? जैसे उदाहरण के लिए जहां हम संबंधों को ध्यान में रखकर संरचना बताते हैं कि रियल में उसमें कौन कौन है। तो जैसे कोई परिवार है और उस परिवार में माता और उसके बच्चे रहते हैं या पिता और उसके बच्चे हो सकते हैं, तो ये एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर है। नॉर्मेटिव होना चाहिए माता पिता और बच्चे यानी पति पत्नी और उनके बच्चे, लेकिन एक्चुअल में जो वास्तव में जो सामाजिक संरचना है वो जो होती है वो इसका उदाहरण है। जैसे हम कहें कि किसी परिवार में माता और उसके बच्चे रहते हैं या पिता और उसके बच्चे रहते हैं या माता पिता दोनों ही नहीं और सिर्फ बच्चे रहते हैं, तो वो वास्तविक सामाजिक संरचना है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने नॉर्मेटिव और एक्चुअल दो प्रकारों की यहाँ चर्चा की कि रियल में क्या है और उसकी आदर्श स्थिति क्या है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है, क्या है? वो है बेस स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, जो कि कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में दो प्रकार की सामाजिक संरचना होती है, आधार संरचना, अधिसंरचना। आधार संरचना ये एक प्रकार की आर्थिक संरचना होती है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो समाज की उत्पादक शक्तियों से निर्मित होता है। उत्पादक शक्तियां कौन कौन सी हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, यानी जो है उत्पादन करती हैं, है ना। किसी भी चीज का उत्पादन जो होता है समाज में, जितनी भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका जो उत्पादन करती हैं उनको हम उत्पादक शक्तियां कहते हैं। तो उत्पादक शक्तियों से निर्मित होने वाली संरचना को या आर्थिक संरचना को हम आधार संरचना कहते हैं। मार्क्स के अनुसार किसी भी देश या समाज की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उस समाज की आधार संरचना होती है, जो समाज की अन्य इकाइयों को या अन्य संरचनाओं का निर्धारण करती है या उन्हें निर्धारित करती है, उन्हें डायरेक्ट करती है। ठीक है, तो समाज का जो बेस स्ट्रक्चर है किसी भी समाज का वो क्या है? अर्थव्यवस्था या आर्थिक संरचना।
दूसरा है अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर। यह गैर आर्थिक संरचना है यानी नॉन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, अर्थात अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अतिरिक्त समाज में जितनी भी संरचनाएं हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे परिवार, विवाह, धर्म, नातेदारी, राजनीति, शिक्षा, राज्य, ये सब बेस स्ट्रक्चर के उदाहरण हैं। समझ में आया? तो बेस स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर के उदाहरण है। ये सब बेस स्ट्रक्चर मतलब आर्थिक संरचना या किसी भी देश की या समाज की अर्थव्यवस्था, और सुपर स्ट्रक्चर उस अर्थव्यवस्था से उसके अलावा जितनी भी संरचनाएं हैं समाज में, परिवार, धर्म, शिक्षा, नातेदारी, राज्य, जो कि वो सब सुपर स्ट्रक्चर हैं। तो बेस स्ट्रक्चर से अर्थव्यवस्था से ही सुपर स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, तय होता है, यानी जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसे ही उसके ऊपर खड़े बाकी की व्यवस्थाएं या उसके अलावा जितनी समाज की संरचनाएं हैं वो निर्धारित होंगी, उनका स्वरूप तय होगा। तो कार्ल मार्क्स ने संरचना के दो प्रकार बताए, आधार संरचना और अधिसंरचना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमने उससे रिलेटेड स्लाइड नहीं बनाई है, लेकिन हम इन सामान्य अर्थों में अगर बात करें तो परंपरागत सामाजिक संरचना और आधुनिक या समकालीन सामाजिक संरचना की भी हम चर्चा कर सकते हैं। परंपरागत ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर और मॉडर्न या समकालीन कंटेम्पोरेरी सोशल स्ट्रक्चर। परंपरागत सामाजिक संरचना जैसे समाज की जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर थी, परिवार समाज में क्या क्या था, जैसे जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, कृषि जो है अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि का चलन था, तो इकोनॉमिक सिस्टम आपका जो कृषि था, पशुपालन था, इधर आपका जॉइंट फैमिली या विस्तृत परिवार था, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार था, धर्म का आधिपत्य था, प्रभुत्व था, परिवार का एक स्पेसिफिक मतलब जो था रहन सहन का तरीका था, शिक्षा का गुरुकुल पद्धति थी। तो परिवार एक परंपरागत समाज था जिसमें सरल तरीके से श्रम विभाजन था, परिवार का स्वरूप अलग था, विवाह पैटर्न अलग थे, धर्म का प्रभुत्व अलग था, है ना। ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे परंपरागत सामाजिक संरचना को अभिव्यक्त करते हैं। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी समाज में, विवाह के विभिन्न ट्रेडिशनल तरीके थे, बाल विवाह, बाल श्रम, ये जो सारी चीजें हैं ये आपका ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है। सती प्रथा, तो आप लोग जब इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में आप प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो वो आपका, और प्राचीन भारत में विवाह, परिवार, धर्म, जाति का जो स्ट्रक्चर था, शिक्षा पद्धति, वो सब आपकी परंपरागत सामाजिक संरचना को इंगित करता है कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या था। और समकालीन या आधुनिक सामाजिक संरचना जिसमें हम आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो बदल गया है, परिवार के पैटर्न्स बदल गए, विवाह के पैटर्न्स बदल गए, जैसे परिवार जो है एकाकी परिवार या सिंगल पेरेंट, एकल अभिभावक परिवार हो गया है ना। विवाह के तरीके बदल गए हैं, परिवार की ये समाज की संरचना में शिक्षा का योगदान है, शिक्षा बदल गई है, टेक्नोलॉजी जो है शिक्षा में एंटर हो गई है, गुरुकुल पद्धति समाप्त हो गई, विद्यालयी शिक्षा आ गई है ना, रोजगार उन्मुख शिक्षा आ गई है। वहाँ उस समय में व्यक्तित्व निर्माण संबंधी शिक्षा थी और अब रोजगार उन्मुख शिक्षा आ गई है। धर्म का स्वरूप बदल गया है, धर्म की भूमिका बदल गई है। तो ये जो ढांचों में या संरचनाओं में परिवर्तन आया है, तो इसके आधार पर भी हम परंपरागत सामाजिक संरचना और आधुनिक या समकालीन सामाजिक संरचनाओं की भी चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से कई प्रकारों को हम यहाँ शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ आपके ये प्रथम वर्ष के हिसाब से और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चीजों को ड्रॉ करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये समझ में आया होगा कि क्या होती है संरचना या क्या होता है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के प्रकार क्या क्या है, उनका अर्थ क्या है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इन सबको समझ के आप सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।